सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 27 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय ने कहा अमानवीय, असंवेदनशील। बीते कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला एक आया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इलाहाबाद हाई न्यायालय के के बलात्कार संबंधी हलीय दृष्टिकोण पर कड़ी आपत्ति कड़ी आपत्ति जताई और बात ये थी कि महिलाओं से संबंधित जो मुकदमे होते हैं, कोर्ट का ये कहना है कि आपको बहुत संवेदनशीलता के साथ उसके फैसले देने चाहिए और साथ ही साथ बहुत ही पूरे ओवरऑल समाज को देखते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके द्वारा कही गई कोई भी बात या कोई भी फैसला पूरे समाज पे इम्पैक्ट डालेगा। और बहुत ही अजीब फैसला था अपने आप में। हाईकोर्ट के फैसले के बारे में पीठ ने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा गया था। सुरक्षित होने के 4 महीने बाद सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की मां ने भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, उसकी याचिका को भी इसके साथ जोड़ा जाए, उससे दोनों पर साथ सुनवाई आगे बढ़ेगी। दरअसल वी द वुमेन ऑफ इंडिया नामक संगठन उच्च न्यायालय की गई विवादास्पद टिप्पणियों को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के संज्ञान में लाया। बहुत ही शर्मनाक बातें कही थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं संबंधित कोई भी मैटर होगा तो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ एड्रेस करना चाहिए कोर्ट को। आगे बढ़ते हैं अगले संपादकीय की ओर। संपादकीय क्रम में रहने वाले हैं पूर्वाग्रह का रंग, संकुचित संवेदना, कृषि उत्पाद में दखल का बाजार। पूर्वाग्रह का रंग नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव पूरी दुनिया में चिंता का विषय है, जो कि सच बात है। भारतीय समाज भी इससे मुक्त नहीं है। सदियों से इस तरह के भेदभाव में महिलाएं कुछ ज़्यादा ही निशाने पर होती आई हैं। दुख की बात है कि ना केवल शिक्षित लड़कियां बल्कि बड़े ओहदे पर आसीन महिलाएं भी इससे बच नहीं पाई हैं। भारतीय स्त्रियां रंग रूप को लेकर जीवन भर चुभने वाली टिप्पणियों का सामना करती हैं, क्योंकि हकीकत है कि हज़ारों लाखों महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और संघर्ष से हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन उनमें से एक हैं। हालांकि अपने सांवले रंग को लेकर समाज के पूर्वाग्रह से वह नहीं बच सकी। सोशल मीडिया के एक मंच पर पिछले दिनों उन्हें अपनी बारे में अभद्र टिप्पणी पढ़ने को मिली। स्वाभाविक रूप से ये उन्हें नागवार गुजरी। उन्होंने लिखा कि किसी ने मेरे मुख्य सचिव के कार्यकाल की तुलना मेरे पति के कार्यकाल से करते हुए लिखा है कि उतना ही काला है जितना मेरे पति गोरे थे। मगर मुझे अपने काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये रंग पसंद है। उचित ही उनकी उस प्रतिक्रिया के बाद विमर्श शुरू हो गया। हम बेशक आधुनिक कहलाने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन स्त्रियों के प्रति खासकर उनके रंग के रूप के लेकर सोच आज भी नहीं बदली है। तो सही बात है, बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग जीवन में जी रहे हैं। ये नशजनक है कि किसी महिला की योग्यता को उसके पति के रंग से परखा जाए। शारदा मुरलीधरन ने किसी व्यक्ति को की अनुचित और अरुचिक टिप्पणी का जवाब देकर पूर्वाग्रहों पर कठोर प्रहार किया है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बात रखने के बाद उसे हटा दिया था, लेकिन बाद में कुछ शुभचिंतकों के ये कहने पर लिखा कि इस विषय पर सामाजिक विमर्श होना चाहिए। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि रंग के मुद्दे पर शारदा के लिखे विस्तृत जवाब का बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इससे पता चलता है कि कुछ लोग बेशक संकीर्ण सोच रखते हुए लेकिन समाज बदल रहे हैं। ये लोग बहुत छोटी सोच रखते हैं, मगर समाज इन चीज़ों को अब उतना तवज्जो नहीं देता है। समाज आगे बढ़ चुका है। संकुचित संवेदना महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में फैसले देते वक्त अदालतों ने घटना, तथ्यों और प्रमाणों पर संवेदनशील तरीके से विचार करने की अपेक्षा की जाती है। मगर विचित्र है कि कई बार निचली अदालतें ऐसे मामलों में पूर्वग्रहणों निर्णय सुना देती हैं ग्रहपूर्ण निर्णय सुना देती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक नाबालिग के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले में आया फैसला उसी का ताज़ा उदाहरण है। अदालत ने संबंध में फैसला दिया कि संबंधित लड़की के साथ जो किया गया उसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता। उचित ही स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर खेद प्रकट करते हुए
इसमें संवेदनशीलता की कमी रेखांकित की है और न्यायाधीश की टिप्पणियों को असंवेदनशील एवं अमानवीय दृष्टिकोण वाला बताया है, जो कि वाजिब बात है। असव ये बात किसी के गले नहीं उतर पा रही है कि जब पॉक्सो कानून में स्पष्ट रूप से किसी बच्चे के साथ गलत हरकतों को आपराधिक कृत्य माना गया है, तब कैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश को न्यायिक विवेचना करते समय ये गंभीर दोष नहीं जान पड़ा। देखिए वही बात है ना, पॉक्सो में जिन जिन बातों के आधार पे किसी पे भी मुकदमा हो सकता है, माननीय न्यायाधीश साहब ने उन सब बातों को साइड में कर दिया। तो मतलब फिर तो पॉक्सो कानून ही बंद हो जाना चाहिए। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों में तो उन्हें घूरने, गलत इशारे करने, पीछा करने आदि को भी आपराधिक कृत्य माना गया है। फिर उस लड़की के मामले में हर पहलू पर विचार क्यों नहीं किया गया? ये ठीक है कि कई बार अदालतों के सामने कुछ मामलों में कानून के बारीक बिंदुओं की व्याख्या करने में अड़चन आ जाती है, मगर ये ऐसे कोई मामला नहीं था जिसमें कोई दिक्कत पेश आई होगी। तो अगर कहीं कोई संशय था तो सुनवाई के बाद 4 महीने तक फैसले को सुरक्षित रखा गया था। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हो सकता है जल्दबाजी में ये फैसला सुना दिया हो, कभी कभी हो जाता है, पर ऐसा भी नहीं है। 4 महीने का होल्ड रखा है इसके ऊपर, बिल्कुल फ्री माइंड से बाद में फैसला सुनाया गया। महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रति सर्वोच्च न्यायालय संवेदनशील रहा, उसका बड़ा उदाहरण पिछले वर्ष देखा गया, जब तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कुछ शब्दों में को महिलाओं के सम्मान की विरोध मानते हुए उनकी जगह सम्मानजनक शब्द सुझाए थे। ये डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने ना एक वर्ड्स डिक्शनरी टाइप छोटी सी निकाली थी, एडवाइजरी कह सकते हैं थोड़ी सी, जिसमें बताया गया था कि कोर्ट में भी भला भला शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आपत्तिजनक होते हैं, मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी। इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि कुछ मामलों में पॉक्सो और महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग देखा गया है, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे किसी को हर महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और उन यौन शोषण को संवेदनशील तरीके से देखने की छूट मिल जाती है। देखिए मिसयूज़ होता है वो अलग चीज़ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इन जनरल हम सारे केसों मिसयूज़ ही मान के चलें। फिलहाल अगला संपादकीय की है कृषि उत्पाद में दखल का बाजार। वैसे भी हम अमेरिका से अब क्रॉप्स लेने वाले हैं, पता नहीं क्यों ले रहे हैं। भारत सेल्फ सफिशिएंट अपने आप में। प्रमोद भार्गव साहब कहते हैं अमेरिका दबाव के बावजूद भारत अपने कृषि उत्पाद का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। दरअसल भारत को 70 करोड़ से अधिक आबादी कृषि उपज, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन और अन्य समुद्री उत्पाद पर आश्रित है। हालांकि भारत सरकार इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने की दृष्टि से मुफ्त अनाज, खाद सब्सिडी और किसानों की 6,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में देती है, मगर भारत की 70% अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि और इससे जुड़े उत्पाद हैं। अमेरिका इस परिदृश्य पे भारत पर द्विपक्षीय बातचीत का दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि कृषि उत्पाद के लिए भारतीय बाजार खुले और उन पर शुल्क भी कम हो, मगर भारत ऐसा कोई समझौता करता है तो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी मुक्त व्यापार समझौते के लिए दबाव बनाएगा, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। अगर हम यूएस के सामने झुक जाएं, जो कि झुक चुके हैं, तो फिर यूरोप भी हमसे कहेगा भैया हमको भी आप सुविधाएं दो। यूरोपीय संघ चीज़ और अन्य दुग्ध उत्पाद पर शुल्क कटौती की इच्छा जता चुका है, मगर भारत के लिए कृषि में बाहरी दखल एक संवेदनशील मसला है, क्योंकि हमारे किसान विदेशी पूंजीपतियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं। भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सांस्कृतिक तरीका भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 176 अरब डॉलर था, जो इसके कुल व्यापारिक निर्यात का लगभग 10% है। बड़े पैमाने पर मशीनीकृत खेती और भारी सरकारी सब्सिडी के साथ अमेरिका और अन्य विकसित देश भारत को अपने निर्यात का विस्तार करने के लिए आकर्षक बाजार के रूप में देखते हैं, जबकि बाजार अपने कृषि क्षेत्र के माध्यम से उच्च शुल्क की कल्याणकारी योजनाओं द्वारा संरक्षित किए हुए हैं, ताकि किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। कि क्षेत्र को मुक्त बाजार बनाने का मतलब है आयात प्रतिबंधों और शुल्कों का कम करना। कृषि को बाहरी सब्सिडी वाले विदेशी आयातों के लिए खोलने का अर्थ होगा सस्ते खाद्य उत्पादों का भारत में आना, वो यार डंपिंग हो जाए एक तरीके से। ये खुलापन भारतीय किसानों की आय और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। देखिए मज़ेदार बात यह है कि भारत जब सब्सिडीज फार्मर्स को बढ़ा बढ़ा के दे रहा था, तो विदेशी
विशेषकर अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया था WTO में कि ये गलत है। सबसे अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, 3 बॉक्स बनाए हुए हैं, आप पढ़िएगा इकोनॉमिक्स में। आज कैटेगरीज बांटी हुई हैं सब्सिडीज़, कौन सी दे सकते हैं कौन सी नहीं दे सकते हैं। मगर उल्टा ये है कि खुद ये देश जो हैं अपने किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडीज प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे दबाव भारत के विश्व व्यापार संगठन WTO ने 22 में वो जेनेवा बैठक में बनाया था। यहाँ तक कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली कृषि सब्सिडी का जबरदस्त विरोध किया था। और डबल गेम देख रहे हैं। ये देश चाहते हैं कि किसानों को जो सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की सुविधा दी जा रही है, भारत उसे तत्काल बंद करे। दरअसल इन देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से ही भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं और भारत इनके निर्यात में अग्रणी देश बन गया है। देखिए WTO के तो नियम हैं, सब्सिडीज़ वगैरह अगर मार्केट डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही हैं, ट्रेड में इम्बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रही हैं, तो उन्हें बंद करना पड़ेगा, वरना मार्केट में कंपटीशन एक रेगुलर सा हो जाएगा। भारत दुनिया के 150 देशों को चावल निर्यात करता है। अमेरिका को भारत की यह समृद्धि फूटी आंख नहीं सुहा रही है। दरअसल सकल फसल उत्पाद मूल्य की 10% सब्सिडी का निर्धारण 86-88 की कोई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर किया गया था। बीते 3.5 दशक में महंगाई के कई गुना छलांग लगाई है, इसलिए इस सीमा का भी पुनर्निर्धारण नहीं जरूरी है। आगे देखते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश भारत में किसानों को खाद और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं। ये देश भारत की मछली पालन और उसके मांस के निर्यात को लगातार हो रही बढ़ोतरी से ही परेशान है। भारत और यूरोपीय देशों की निगाह भारत दूध और दुग्ध उत्पाद के व्यापार पर टिकी है। दुनिया की दूध का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी फ्रांस की लैक्टेल है, जिसने हैदराबाद की तिरुमला डेयरी को खरीद लिया है। भारत की तेल कंपनी ऑयल इंडिया भी इससे प्रवेश कर रही है, क्योंकि दूध का यह कारोबार 16% की दर से हर साल खपने की तिकड़म में है। हालांकि फिलहाल उसे सफलता नहीं मिली है। दरअसल भारत के कृषि और डेयरी उद्योग को काबू में लाने की अमेरिका की प्राथमिकताएं शामिल हैं, ताकि यह यहाँ के बड़े और बुनियादी ज़रूरत वाले बाजार पर उसका कब्जा हो जाए। इसलिए GM प्रौद्योगिकी से जुड़ी जो कंपनियों और धन के लालची चंद कृषि वैज्ञानिक भारत समेत दुनिया में बढ़ती आबादी और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर हो जाने का बहाना बनाकर इस तकनीक को मार्फत खाद्य सुरक्षा की गारंटी का भरोसा जताते हैं। देखिए बेसिकली तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड GM क्रॉप्स होने वाली हैं, ये तो भैया अपने आप में मोनोपलाइज कर देंगी कुछ कंपनी उसके हाथ में। जैसे मॉन्सार्टो है, ये US बेस्ड कंपनी। मॉन्सार्टो इस समय डोमिनेट कर रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में। लोकल फार्मर्स को तो ख़त्म ही कर दिया है इसने। मध्य प्रदेश में बिना GM बीजों के अनाज और फल सब्सिडियों का उत्पादन बेतहाशा बढ़ गया है। इसलिए मध्य प्रदेश को पिछले कई साल में लगातार कृषिकरण सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। जाहिर है हमारे परंपरागत बीज उन्नत किस्म के हैं और भरपूर फसल पैदा करने में सक्षम है, इसलिए वो कपास को परंपरागत बीजों से खेती करने के लिए किसानों को कहा जा रहा है। बराबर सही बात है। नेचुरल फार्मिंग करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए फार्मर ने, तो पहली बात तो सिर्फ लगातार करना ही पड़ेगा उसका इस्तेमाल। फ़ायदा होता है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, वीड्स वगैरह किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता फसल को। मगर एक बार सॉइल को भी उसकी आदत हो जाती है, फिर उसको रिप्लेस करना मुश्किल है। अब GM क्रॉप्स का लोग यूज़ करना चाह क्यों रहे हैं फार्मर्स, कारण है उसका। पहली बात तो GM क्रॉप्स क्लाइमेट रेसिस्टेंट होती हैं अपने आप में। सर्दी, गर्मी, ओला, ज़्यादा बारिश, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको। दूसरा, इंसेक्ट्स, कीड़े, बीमारियां नहीं लगती हैं GM क्रॉप्स पे। फिर इसमें जो है जल्दी बन फसल तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। इसलिए GM क्रॉप्स का चलन विश्व में बढ़ता जा रहा है। अब मान लिया आपने कोई फसल लगाई, कभी बहुत तेज बारिश हो गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी ओला पाला पड़ गया, फसल बेकार आपकी, लाखों रुपए डूब गए आपके। वहीं पर अगर GM क्रॉप है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये चलन बढ़ गया था और इसको US ही लीड कर रहा है, इस समय भारी मात्रा में कर रहा है। मगर फिलहाल US और यूरोपियन देश चाह रहे हैं कि वो भारत की कृषि बाज़ार को भी नियंत्रित करें और उसे डिसरप्ट कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें अपने आप में। देखिए तिरुमला डेयरी तक लैक्टेस ने ले लिया, जो कि फ्रांस की कंपनी है। फिलहाल
सरकार भी प्रयास कर रही है कि ऑटोनॉमी ना जाए कृषि से। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक यू।